का दिया ब्यौरा, खेलों के मामले में प्रदेश ने की उन्नति। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने की प्रेस वार्ता, पत्रकारों को 2 साल का बताया कार्यकाल, राशन कार्ड धारकों को राशन देने का किया काम। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ता अत्याचार, एसएचएस ने मोहम्मद यूनुस का जलाया पुतला, प्रदेश सरकार से कड़ी कदम उठाने की मांग। एसडीएम ने तहसील कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, आमजन की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना, कार्यालय में उपस्थित आवेदकों से किया संवाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरमला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती शताब्दी वर्ष के समापन अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य अतिथि के ग्वालियर के अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में 2 लाख करोड़ से अधिक के औद्योगिक कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। मध्यप्रदेश की धरती पर यशस्वी गृह मंत्री आज रात्रि में ग्वालियर पधार रहे हैं। कल भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे प्रदेश के युवा, गरीब, महिला, किसान सबकी बेहतरी के लिए लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्योग और व्यवसाय के भूमि पूजन और लोकार्पण का पूरे प्रदेश के लिए अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है। और ये हमारे वर्ष 2025 के उस संकल्प का भी प्रतिमान रहेगा जब हमने कहा था कि ये उद्योग और रोजगार वर्ष रहेगा। इसलिए राज्य में, राज्य के बाहर और विदेश में हर जगह हमने राज्य के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए समस्त निवेशकों से, उद्योगपतियों से कहा था। मध्य प्रदेश की सरकार हमारे राज्य में सभी प्रकार के उद्योग धंधे चलाने के लिए आप सबका स्वागत करती है। आइए हमारे राज्य में हमारे जमीन से जुड़े हुए तमाम प्रकार के ऐसे काम जिनसे यहाँ के लोगों की प्रगति में, उनकी आर्थिक समृद्धि में वो विकास का प्रतिमान बने। इस नाते से लगभग इसी वर्ष में उद्योग रोजगार वर्ष के आधार पर लगभग 8.5 लाख करोड़ के काम हमारे यहाँ राज्य में अपने धरातल पे उतरने लगे हैं। अभी तक 6.5 लाख करोड़ के काम हमने मौके पर नीचे उतार के दिखाए हैं, जिनके आधार पर कई जगह काम प्रारंभ हुआ है, कई जगह निर्माण भी प्रारंभ हुआ है, उद्योगों ने अपने यहाँ उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। और लगभग 2 लाख करोड़ के एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण के काम देश में पहली बार मध्य प्रदेश में माननीय यशस्वी गृह मंत्री के माध्यम से कल अटल जी की जयंती को सार्थक करने का हमने निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस समूचे आयोजन के लिए और समूचे हितग्राहियों के, चाहे वो रोजगार पाने वाले युवा हो, महिला, किसान हो या बेरोजगार युवक हो, या हमारे वो निवेशक जो मध्य प्रदेश की सरकार पर भरोसा करके अपने व्यापार व्यवसाय के आधार पर देश को आर्थिक समृद्धि की तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जब भारत दुनिया के सामने तीसरी आर्थिक ताकत बनने को तैयार है, ऐसे में मध्य प्रदेश भी अपनी पूरी ताकत के साथ कदम से कदम मिलाकर के माननीय मोदी जी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करते हुए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर पूरे आयोजन को सफल बनाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, जिन्होंने हमारे अपने राज्य के लिए लगातार आशीर्वाद दिया है, और माननीय गृह मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन जो पधारने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकार वार्ता कर 2 साल के कामकाज का ब्यौरा दिया। सारंग ने बताया कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में विकास किया है। वहीं विगत 2 वर्षों में सहकारिता, खेल और युवा कल्याण विभाग ने खेलों के मामले में प्रदेश में उन्नति की है। हमारे खिलाड़ियों की मेहनत की वजह से हम पहले जहां 18वें नंबर पर थे, अब 3 पर आते हैं। वहीं हमने खेल इंडिया में कुल 29 पदक और अर्जित किए हैं। शूटिंग में हमने 12 पदक जीते हैं। इसके साथ ही
कहा कि हमने लगातार अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने में काम किया, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी, वहीं किसानों को ऋण के लिए कमजोर जिला सहकारी बैंकों को आर्थिक सहायता प्रदान की। आपका प्रश्न जो है उसमें मैंने पहले भी ये कहा था कि सहकारी सेक्टर से जो खाद का वितरण है उसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। और जो मैंने आपको आंकड़ा बताया कि लगभग हमने 41 लाख मैट्रिक टन खाद का वितरण अभी तक कर दिया है और इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जहां तक डिफॉल्टर किसानों की बात है उसमें भी हमने व्यवस्था बनाई है डबल लॉक की, जिसमें वो डिफॉल्टर किसान नगद में जाकर खाद ले सकते हैं। पर उसके साथ ही हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि हमारे जो सहकारी सेक्टर में और अधिक खाद मिल सके उसके लिए अब जो रेशो है वो 50% कर दिया है। 50% केवल कोऑपरेटिव सेक्टर से सोसाइटी के माध्यम से होता है, वो भी हमने FOR किया है जिसके माध्यम से किसानों को और लाभ मिल सके। और लगभग सहकारी सेक्टर से हम 70% का खाद वितरण कर रहे हैं। पर उसके साथ जो आपने प्रश्न पूछा, आगे आने वाले दिनों में ई-विकास पोर्टल के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसान के घर पर हम खाद लेके जाएं। अभी किसान को खाद लेने के 3 स्थान हैं, या तो वो सोसाइटी से ले जो कि रेगुलर किसान है, यदि किसी कारणवश वो डिफॉल्टर हो गया तो वो डबल लॉक का जो हमारा केंद्र है उससे ले, तीसरा वो ओपन मार्केट से ले, और अब हम इसमें चौथा आयाम जोड़ेंगे, उसका घर, उसका खेत, उसका दरवाजा। तो इन चारों के माध्यम से हम व्यवस्था ठीक करेंगे। पर मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, मध्य प्रदेश में खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। मैंने आंकड़े बताए, 9 लाख से हम आज 41 लाख पर पहुंच गए और जितना हमें खाद यदि जरूरत किसानों को पड़ेगी वो उपलब्ध कराएगा। हमने ये सुनिश्चित किया है कि आगे आने वाले समय में हम ये पूरी तरह से निर्धारित करेंगे कि हम सहकारी आंदोलन को नीचे तक पहुंचाएं और उसमें युवाओं की भागीदारी को हम और सुनिश्चितता के साथ लागू करना चाहते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमने विगत वर्ष में हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो लगभग 54,000 है मध्य प्रदेश में, उसका जो ऑडिट है वो ऑनलाइन हमने किया है। देश में हमने नंबर 1 पर आने में इसमें सफलता अर्जित की है। सहकारी आंदोलन नीचे तक पहुंचे, सहकारी आंदोलन के माध्यम से गांव की और शहर की इकोनॉमी और अच्छी हो, किसानों को उनकी खेती में और फायदा हो, उसको लेकर हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। खाद को लेकर मुझे मालूम है आप कुछ ना कुछ प्रश्न पूछेंगे तो मैं खाद के विषय में जरूर बोलना चाहता हूं। खाद के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हमने लगातार बहुत अच्छा काम किया है। हमारी संस्था मार्कफेड में देश में पहली बार एडवांस स्टोरेज की जो व्यवस्था की, उससे खाद का बहुत सरलीकरण हमने किया है। खाद को लेकर बहुत सारी बातें सामने आती हैं, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि खाद के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हमने बहुत सफलता अर्जित की है। यदि आप 2003 और 2004 के आंकड़े और आज के आंकड़े देखेंगे तो आपूर्ति में और खपत में जबरदस्त अंतर आया। पहले केवल मध्य प्रदेश में 2003-04 में 9 लाख मैट्रिक टन ही खाद का वितरण होता था और अब हमने उसको बढ़ाकर लगभग 41 लाख मैट्रिक टन किया है। और ये एक बड़ी बात है कि जिसका लगभग 70% हम डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव सेक्टर से करते हैं। ये पूरा कोऑपरेटिव का है लगभग। ये तो 41 लाख केवल कोऑपरेटिव का है और हम पूरे प्रदेश में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें 70% हम केवल कोऑपरेटिव सेक्टर से करते हैं। और ये जो खबरें आती है इसमें कोऑपरेटिव से जुड़ी हुई एक भी खबर नहीं है। सहकारिता के माध्यम से हम खाद का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त करते हैं। पर उसके साथ ही मोहन सरकार हर समय समस्या को हल करने वाली सरकार है। मोहन सरकार हर समय नवाचार करने वाली सरकार है। तो हम शायद देश में पहली बार, आगे सब कुछ अच्छा हुआ, अभी हम पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, पर हम शायद देश में पहले राज्य होंगे जो अब किसान के द्वार पर जाकर खाद का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। ये मध्य प्रदेश हम पहले राज्य होने वाले हैं। और हमने ई-विकास योजना के माध्यम से
इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अब खाद हम किसान के दरवाजे पर जाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने प्रेस वार्ता कर 2 साल का कार्यकाल बताया, जहां उन्होंने कहा कि राशन कार्ड धारकों को सुगमता से राशन मिले, इसके लिए हमने कार्य किया है। 26 जनवरी से और 2 अक्टूबर को राशन लेने वाले लोगों के नाम का वाचन ग्राम सभा में होगा। 93% लोगों की हमने ई-केवाईसी की है। राशन उपभोक्ताओं के नॉमिनी बनाए जाने की प्रक्रिया अपनाई है। पात्रता पर्ची के लिए 14 लाख नई पर्ची बनाई है। नई पात्रता पर्ची भी अभी बनवाई जा रही है। अब मध्य प्रदेश का व्यक्ति कभी भी राशन ले सकता है। 29,000 परिवार मध्य प्रदेश से बाहर के राशन प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत हमने 6 करोड़ से अधिक गैस दिया है। लाडली बहनों को 450 में गैस दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में घर घर पाइपलाइन की मदद से गैस देने का कार्य किया है। देखिए, बिलों का पेमेंट अब पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। पहले बीच में कुछ परेशानी आई थी। हमारा कहना ये है कि बहुत सारे निजी वेयर हाउस जो है ना, जो अब चूंकि कभी कभी कम भर पाते हैं अनाज। हमारे यहाँ पहली बार ऐसा हुआ था जब कोरोना के समय हम पंजाब से आगे निकल गए थे गेहूं उत्पादन में। अब इस बार अगर बहुत से वेयर हाउस नहीं भरे जाते हैं तो उनको हम डाइवर्ट करेंगे कि आप इन क्षेत्रों में भी भरें, प्राइवेट सेक्टर में भी भरें, तो आपको लाभ होगा। शासकीय गोदाम जो हमारे हैं उनकी छत पर सोलार पैनल लगाने की व्यवस्था भी हम लोग करवा रहे हैं, ताकि सोलार पैनल भी हमारे सभी गोदामों की छत पर और उनके प्रांगण में लग जाए। मित्रों, हमारे विभाग का आने वाला सहस्त्र जो बहुत ही अच्छा और सुंदर कल्पना के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार सहस्त्र बहुत ही व्यवस्थित हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। हमारे विभाग की भी कुछ योजनाएं हैं उस सहस्त्र में, बड़ी महत्वपूर्ण योगदान और एक पार्ट हमारा विभाग भी उसमें काम करेगा। इसके लिए हमने जोन सेक्टर विभाजित कर राशन सामग्री वितरण की जाएगी, उसकी व्यवस्था कर ली है। राशन सामग्री वितरण में नागरिक आपूर्ति द्वारा सेक्टर वार, जोन वार गोदामों की स्थापना भी हम करेंगे, ये प्लान हमारा चल रहा है। सहस्त्र मेला में आवश्यकतानुसार उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना भी हम करेंगे। सहस्त्र मेला में राशन वितरण के लिए अखाड़ों की मांग पर अस्थायी राशन कार्ड भी हम उनको बांटने की व्यवस्था कर रहे हैं। संपूर्ण मेला में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, इसकी व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। मेला क्षेत्र में एलपीजी प्रदाय सेक्टरवार काउंटर स्थापित किए जाएं, इसकी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। अखाड़ों में अस्थायी गैस कनेक्शन दिए जाएं, इसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। और उज्जैन एवं रास्ते में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त व्यवस्था हो, सीएनजी की व्यवस्था हो, यह भी हम लोग कर रहे हैं। तो मित्रों, बहुत सारे काम 2 साल में हुए और हो रहे हैं और लगातार हमारे करने का प्रयास है। आप सबके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। राजस्व विभाग की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि हमारी सरकार ने स्वामित्व योजना लागू की है। अब तक 40 लाख से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ मिला है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों को राहत राशि दी गई है। फसलों के नुकसान होने पर राहत राशि दी गई है। मुख्यमंत्री किसानों से मिलने खुद खेतों में गए। इसके साथ ही कहा कि प्रदेश में 5,200 नए पटवारियों की भर्ती की गई है। पहले पटवारियों की कमी थी, अब हर हलके में एक पटवारी पदस्थ है। इससे किसानों को सुविधा मिल रही है। मध्य प्रदेश में साइबर तहसील मॉडल स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग को साइबर तहसील पहल के प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। वहीं साइबर तहसील में 6,000 से ज्यादा नामांतरण किए गए हैं। राजस्व विभाग ने साइबर तहसील पहल से राज्य में भूमि नामांतरण सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल, प्रभावी और नागरिकों के अनुकूल बनाकर एक बड़ा बदलाव किया है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय
शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने RBC 4 में संशोधन किए हैं, जो आपने कहा सही है। उमा जी रही है, गौर जी रहे हैं, इन्होंने भी राजस्व विभाग में बहुत ही अच्छे RBC 4 में परिवर्तन की। मैंने आपको बताया कि पहले फसल का 2,000 रुपये हेक्टेयर मिलता था और जो अब बढ़ाकर 32 किया है। और डॉक्टर मोहन यादव साहब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साइबर तहसील का जो है, जिसमें हमारे राजस्व विभाग को हमें अवार्ड भी मिला है और मध्य प्रदेश में पहला ऐसा राज्य है कि साइबर तहसील से, जो मैंने भी आंकड़े बताए, 6 लाख से ज्यादा हमने उनका नामांकन किया है। और मैं ही समझता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव साहब ने बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, तत्काल 2,000 करोड़ आपको फसल खराब हो गई। धान को जो पहले सिंचित में असिंचित थे उसको सिंचित में किया है और बहुत ही बढ़िया काम 2003 से पहले ये होता नहीं था। मैंने आपको बताया कि मैं पहले 2003 के पहले मंत्री था, एक गांव धामंदा में गया था, कलेक्टर मेरे साथ गए थे, तो उन्होंने कहा साहब ये RBC 4 में प्रावधान नहीं, मैंने 2000 का तो है ना, तो उन्होंने कहा 2000 का प्रावधान है हमारे पूरी तहसील में अगर अतिवृष्टि हो तो। और आज हमारे 2 गांव में भी अतिवृष्टि होती, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब वहां जाकर स्वयं रात राशि बांटते हैं, बहुत अंतर है। हमारी मान्यता की बात नीति नहीं ऊंचाइयों को छुएगा और डॉक्टर मोहन यादव की साहब के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता के प्रति हम संकल्पित है। प्रदेश की जनता को राजस्व विभाग की सेवाएं आसानी से प्राप्त हो, उन्हें न्याय मिले, उनके धन और समय की बचत हो, इसे तो हम सदैव प्रयत्न करते रहेंगे। और बहुत सारी बातें हैं कि पहले प्राकृतिक आपदा में जन हानि पर 50,000 रुपये मिला करते थे। हमारे डॉक्टर मोहन यादव साहब की सरकार ने 4 लाख रुपए देने दिए जा रहे हैं। पहले जुदारू पशु पे 21,000 रुपए देते थे, अब हम 37,000 दे रहे हैं। उसी प्रकार जुदारू बछड़ा गाय के लिए 20,000 दे रहे, पहले 7,000 मिल रहे थे। पक्का मकान पहले 10,000 रुपये मिलते थे कांग्रेस के समय में, अब उसको बढ़ाकर हमने 1,20,000 रुपये दे रहे हैं। कच्चा मकान पहले 6,000 मिलते थे, आज 1,20,000 दे रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में पहले पैसा मिलते ही नहीं था और 8,000 को हम दे रहे हैं। पशु पहले मिलते ही था, हम 3,000 रुपये दे रहे हैं। इस प्रकार हमने पटवारियों की नियुक्ति की है। अतिवृष्टि के लिए भी पैसा दिया, पहले कांग्रेस के समय में ये नहीं होता था। डॉक्टर मोहन यादव साहब के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने राजस्व विभाग में बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। इसी के साथ मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में सेंधवा में धरना प्रदर्शन और मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया गया। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर आए दिन अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं। वहां पिछले कई समय से हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, धन परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है, मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के भालुका उप जिला में 18 दिसंबर को एक 27 वर्षीय हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद शव को चौराहे पर पेड़ पर लटकाकर जला दिया गया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों पर हो रहे अत्याचार और ऐसी घटनाओं को रोकने में वहां की सरकार की विफलता के विरोध में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया गया, गेट पर किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार से मांग की गई, जिस तरह यूपी में बांग्लादेशियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है, उसी तरह मध्य प्रदेश सरकार भी कड़े कदम उठाए। ये विश्व हिंदू परिषद द्वारा रैली निकाली गई है, पुतला दहन किया गया है तथा हमारी मांग है कि जिस तरह से योगी सरकार यूपी में बांग्लादेशियों को एक एक झोपड़ी एक एक घर देकर और उनको बाहर निकाल रही है, इसी तरह पूरे मध्य प्रदेश में भी ये काम होना चाहिए। मोहन सरकार से यही आग्रह है हमारा। आपने पुतला दहन किया है, किसका पुतला दहन किया और क्या विरोध कर रहे हैं आप? ये बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया है। क्यों दहन किया आपने, क्या विरोध कर रहे हैं आप?
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं को मारकर लटकाकर और उनको आग लगाई जा रही है। इसके विरोध में हमने पुतला दहन किया। बहियर में अनुविभागीय अधिकारी अर्पित गुप्ता के तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय में उपस्थित आवेदकों और आमजनों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद एसडीएम अर्पित गुप्ता ने आम नागरिकों की समस्या के त्वरित निराकरण और उचित मार्गदर्शन के उद्देश्य से तहसील बहर और बिरसा में हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए। हेल्प डेस्क के माध्यम से आवेदकों को राजस्व संबंधी प्रकरणों, आवेदन प्रक्रिया, अन्य शासकीय कार्यों के संबंध में जानकारी और सहयोग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए प्रतिदिन 2 पटवारियों की ड्यूटी हेल्प डेस्क पर निर्धारित की गई है, ताकि आम जन को समय पर सहायता मिल सके और जिन्हें अनावश्यक भटकाव से राहत मिले। सीहोर पुलिस ने रहेठी थाना क्षेत्र में हुई हत्या की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी जब्त कर ली है। इस घटना से 22 दिसंबर की बताई जा रही है, करीब 9 बजे हुई थी। रामराज कीर निवासी ग्राम मट्टा गांव ने 23 दिसंबर को रहेठी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनके भाई धनराज कीर की हत्या कर दी गई है। रामराज कीर के अनुसार जमीन विवाद और पुरानी रंजिश के चलते गांव के मनीष कीर ने अपने एक साथी के साथ मिलकर धनराज पर कुल्हाड़ी से हमला किया था, जिससे उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। थाना प्रभारी रहेठी निरीक्षक राजेश काहरे के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी मनीष कीर को ग्राम मट्टा गांव से गिरफ्तार किया। नरसिंहपुर जिले की तहसील गाडरवारा स्थित एक घर में शराब के नशे में गाली गलौज करने से मना करने पर शैलेश ने अपने छोटे भाई राकेश धानक पर फवाड़ा से हमला कर दिया और हत्या कर दिया। आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू की। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तत्काल रवाना की गई। मौके पर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर आरोपी को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 23 एवं 24 तारीख की दरमियानी रात को आजाद वार्ड है गढ़वारा में बीटीआई स्कूल के पास, वहां एक परिवार रहता है, धानक परिवार, जिसमें 2 सगे भाई हैं, राकेश धानक और तेजराम धानक। तेजराम को शैलेश भी बोलते हैं। उन दोनों में किसी बात को लेकर करीबन 2:30-3 बजे झगड़ा हुआ है। इस झगड़े के चलते तेजराम धानक ने अपने छोटे भाई राकेश धानक के सिर में फावड़े से गंभीर वार किए हैं, 4 से 5 बार, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए गढ़वारा फिर नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है, जहां इलाज के दौरान राकेश धानक की मृत्यु हो गई है। आरोपी तेजराम धानक के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज किया गया है और आरोपी को रेलवे स्टेशन गढ़वारा से गिरफ्तार कर उसको पुलिस सुरक्षा में लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाऊ सिंह लोधी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जहां राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाऊ सिंह लोधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश के सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश संपूर्ण भारत और वैश्विक पटल पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में रेखांकित हो, ऐसी हमारी प्राथमिकता है। आने वाले समय में निश्चित ही आपको पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में अनेक अद्वितीय कार्य देखने को मिलेंगे। भारत के कुल 69 यूनेस्को धरोहर स्थलों में से 18 विरासत स्थल मध्य प्रदेश में है। विगत 2 वर्षों में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 400 से अधिक होम स्टे का निर्माण कर प्रारंभ किए गए हैं, जिनसे ग्रामीण परिवारों को 7 करोड़ से अधिक का व्यवसाय प्राप्त हुआ है। सरकार का लक्ष्य 1000 होम स्टे निर्माण करने का है। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव और मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट जैसे बड़े आयोजन किए गए हैं। इन आयोजनों के माध्यम से लगभग 10,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
कैसे उसका ब्यौरा आप देंगे? पूरा ब्यौरा आपको चाहिए तो हम आपको दे देंगे, कहाँ किस वो तो सारे रिकॉर्ड में है। तो ये इस जो पुस्तिका अभी आपने दी है इसमें अभी संक्षेप में इसके आप कहेंगे तो हम ब्यौरा दे देंगे। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।